इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब सुहेल वड़ाई साहब ने, मारूफ सहाफ़ी हैं और मारूफ नाम है। अस्सलाम वालेकुम सुहेल वड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। बहुत मेहरबानी जनाब, जी आपकी बहुत मेहरबानी। जी सुहेल साहब, आज हम बात कर रहे हैं जागीरदाराना निज़ाम पर। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पिछले 70 सालों से जागीरदारों के कब्ज़े में है, क्यों है, और पाकिस्तान में जागीरदाराना निज़ाम कहाँ कहाँ पर राइज है? देखिए, जागीर का निजाम जो है ये मुसलमानों ने ही शुरू किया था और उसके बाद ये चलता रहा। अंग्रेजों ने भी इसको एंडोर्स किया और बेसिकली उस वक्त जागीरदार का से पहले ये तरीका था कि हर जो जागीर दी जाती थी उसके साथ सिपाही वाबस्ता होते थे। यानी फर्ज कहिए किसी के पास 5,000 सिपाही हैं तो उसको 5,000 सिपाहियों के जो खर्चे की अखराजात की जागीर दी जाती थी कि वो 5,000 सिपाही वक्त आने पे मुहैया करता था और उसके बदले में उसको जागीर देता था। लेकिन अंग्रेजों के दौर में चूंकि फौज जो थी वो हुकूमत की थी और इस तरह से प्राइवेट आर्मी की इजाजत नहीं थी, तो फिर सिर्फ वो जमीनें जो है मलकियत बन गई जागीरदारों की। पहले जब मुसलमानों का दौर था तो जब जागीर दी जाती थी साथ उससे सोल्जर मांगे जाते थे, सिपाही मांगे जाते थे। तो वो एक तरह से फौज का गुजारा करने के लिए वो जागीर दी जाती थी। लेकिन अंग्रेजों के दौर में वो इनाम बन गया, वो एक तरह से रिश्वत बन गई। जी और जो लोग अंग्रेज की मदद करते थे जंग में तो उनको वो जागीर दी जाती थी। और फिर ये हुआ कि चूंकि पाकिस्तान में अग्रेरियन सिस्टम है, अब भी हम एक जर्री निजाम के अंदर रह रहे हैं, तो उसमें जो सबसे आला तरीन पोजीशन होती है वो जागीरदार की होती है, ये जमींदार की होती है। और वो जो रूरल सिस्टम है उसके अंदर जो जागीरदार होता है वो सबसे टॉप पे होता है और बाकी लोग सब महकूम होते हैं एक तरह से। उसके ऑर्डर लेते हैं, उससे अनाज लेते हैं, उसकी जीन हो या दुनिया, सब में उसकी सरबराही जो है वो चलती है। इसकी वजह से फिर वो सियासत में भी दखील हो गए और सियासत सियासत में भी जो बड़े पुराने जमाने में सारे जो जागीरदार थे वो सियासत में थे। और जो फिर कारखानेदारों का दौर आया जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो जी कारखानेदार भी सियासत में आ गए। तो यहाँ हमारे यहाँ यही है कि जो भी मुआशरे का बालादस्त तबका होता है, ताकतवर तबका होता है, वो अपनी ताकत को मजीद बढ़ाने के लिए, उसको कानूनी शक्ल देने के लिए, चाहे वो जागीरदार हो, चाहे सनतकार हो, चाहे कोई और तबका हो, वो फिर सियासत में आके वो चाहता है कि कानून साजी भी कर ले, अपने हक में जो है वो पॉलिसियां भी बना ले। जी तो ये है हमारे मुल्क का निजाम। अच्छा लेकिन अगर आप जी इसके साथ भारत को देखें जी तो जी उन्होंने 1947 के बाद ये जो जागीरदाना निजाम था इस पर बड़ी जरब लगाई। हमारे यहाँ भी 2 दफा जरब लगी। एक दफा मुमताज दौलताना साहब ने जरी इस्लाहत की और जी दूसरी दफा जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने जरी इस्लाहत की, जिससे जो हद मलकियत है वो कम हुआ। लेकिन फिर भी वो इतनी सख्त इस्लाहात नहीं थी कि जिससे ये पूरा निजाम बदल जाता। जी इंडिया के अंदर उन्होंने पूरा निजाम बदल दिया और अब वहां कोई भी बड़ा जागीरदार नहीं है। जब आप ये करते हैं तो वो फिर अपर क्लास खत्म हो जाती है, फिर सारे लोग मिडिल क्लास में आ जाते हैं। तो जी भारत में जमहूरियत जो ज्यादा जल्दी से सेट हो गई उसकी वजह ये थी कि वहां अपर क्लास बहुत कम थी, ज्यादातर आबादी मिडिल क्लास थी। जी हमारे यहाँ चूंकि मिडिल क्लास थी नहीं, अब जाके मिडिल क्लास बनी है, इसलिए इतना जमहूरियत भी बार बार उसका जो है तख्ता होता है। जी सुहेल साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के ये तो इल्ज़ाम होता है, ये तो कहा जाता है कि पाकिस्तान के सियासतदान जागीरदार हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो दीगर इदारे हैं, अदलिया होगी, इस्टेब्लिशमेंट होगी, ब्यूरोक्रेसी होगी, या दीगर हमारे इदारे हैं पुलिस के, तो उनमें किस हद तक जागीरदार काबिज हैं? जी बिल्कुल, ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान में जितने भी अदारे हैं किसी को भी हम ये नहीं कह सकते कि यार इसका निज़ाम की खराबी में कोई किरदार नहीं है। सवाल ये है कि किसी भी अदारे को जब आप पोस्टमार्टम करेंगे उसको देखेंगे तो उसकी गलतियां नजर आएंगी। जी दरअसल जब मुआशरा जवाल पजीर होता है ना जी, तो जी फिर जी कोई एक तबका जवाल पजीर नहीं होता, पूरी सोसाइटी। स्पोर्ट्स जवाल पजीर हो जाती है, मौसीकी भी जवाल पजीर हो जाती है, वहां के तकरीबन सारे तबकात जो है वो जवाल की तरफ जाते हैं। और जब वो उठना शुरू होते हैं, अरूज की तरफ जाते हैं, तो फिर आपको
शायरी भी अच्छी मिलनी शुरू हो जाती है, गायकी भी अच्छी मिलनी शुरू हो जाती है, फिर किताबें भी अच्छी आनी